गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए द्वितीय वर्ष में फर्स्ट पेपर संसाधन भूगोल के अंतर्गत आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है जनसंख्या संसाधन संबंध एवं उसकी समस्याएं। सबसे पहले हम बात करेंगे जनसंख्या संसाधन संबंध क्या होता है। नॉर्मली जो ये शब्द है इससे अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो जनसंख्या संसाधन संबंध का मतलब ये है कि किसी भी क्षेत्र में कितनी जनसंख्या है और वहाँ उस जनसंख्या के जीविकोपार्जन या अन्य विकास के लिए कितने संसाधन मौजूद हैं, उस अनुपात में है या नहीं, मनुष्य उनका किस तरह से प्रयोग करता है और किस तरीके से ये मनुष्य के काम आते हैं। जैसे कि हम देखें कि जनसंख्या और जो संसाधन हैं दोनों में ही परस्पर संबंध देखने को मिलता है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रकृति में कोई भी वस्तु विद्यमान है, कोई भी तत्व विद्यमान है, जब तक वह मनुष्य के उपयोग में नहीं आता है तब तक वह संसाधन की श्रेणी में शामिल नहीं होता है। तो हम देखें कि मानव उपयोग योग्य जो भी वस्तु है वो सभी संसाधन है। तो इस तरीके की क्षमता रखने के कारण जो मनुष्य है वो भी स्वयं में एक संसाधन की श्रेणी में ही आता है। मनुष्य इस पृथ्वी पर संसाधनों का सृजन करता भी है और उपयोग करता भी है, यानी संसाधनों को बनाता मनुष्य ही है और उसको प्रयोग में मनुष्य ही लेकर के आता है। इस संबंध में अगर हम बात करें तो विद्वान पीटर हैगेट ने कहा है कि कोई भी प्राकृतिक पदार्थ या शक्ति तब तक संसाधन नहीं बनता जब तक कि यह मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति ना करे। यानी कोई भी तत्व, चाहे मिट्टी है, जल है, वन है, जब तक वो मनुष्य की आवश्यकताओं की श्रेणी में नहीं आते तब तक हम उन्हें संसाधन नहीं कह सकते। इस संबंध में जिम्बरमैन ने भी लिखा है कि संसाधन होते नहीं हैं, बनाए जाते हैं। यानी जो मिट्टी है, जब तक मनुष्य इसमें खेती नहीं करेगा, जब तक उसे काम में नहीं लेगा, तब तक वो संसाधन की श्रेणी में नहीं आएगा। इसी क्रम में आगे जेलेंस्की ने कहा है कि मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है, जिसके द्वारा मनुष्य विभिन्न तत्वों को अपने प्रयोग के योग्य बनाता है, विभिन्न तरीके से जो संसाधन है उनका विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग करता है और नए संसाधनों का सृजन करने की क्षमता भी रखता है। तो इस तरीके से हम देखें कि जो जनसंख्या है और संसाधन, उसके बीच में जो संतुलन की स्थिति है वो उस समय प्रकट होती है जब प्रकृति में विद्यमान संसाधनों की तुलना में जो जनसंख्या है वो अनुकूलतम हो। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जितने संसाधन हमारी इस प्रकृति में किसी भी क्षेत्र में मौजूद हैं तो वहाँ जनसंख्या भी जो होनी चाहिए वो उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर जनसंख्या ज़रूरत से ज़्यादा या कम हो जाती है तो उसका प्रभाव जो है वो संसाधनों पर विपरीत रूप से पड़ता है और जो जनसंख्या संसाधन का अनुपात है वो बिगड़ जाता है। जैसे कि हम बात करें किसी भी क्षेत्र में अगर संसाधनों की तुलना में जनसंख्या अधिक है, यानी संसाधन कम है लेकिन उन पर आश्रित जनसंख्या की संख्या जो है वो ज़्यादा है, तो ये हो जाती है जनाधिक्य की स्थिति। और इसके विपरीत संसाधनों की तुलना में जब जनसंख्या कम होती है तो वह आ जाती है जनाभाव की स्थिति। यानी संसाधन तो कम है, संसाधन तो अधिक हैं लेकिन जनसंख्या क्या है, कम है, तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं जनाभाव की स्थिति। तो इस तरीके से किसी भी क्षेत्र में जो जनसंख्या है और उस क्षेत्र में जो संसाधन उपलब्ध हैं उन संसाधनों का जब उपयुक्त प्रयोग होता है, जब तक उनका सही प्रयोग होता है तब तक तो स्थिति कंट्रोल में रहती है। लेकिन जब तक वहाँ पे समायोजन नहीं होता है तो समायोजन ना होने के कारण ऐसी स्थिति में विसंगतियाँ पैदा हो जाती हैं उस क्षेत्र में, और इस जो विसंगति की दशा है, इस विसंगति की दशा को हम जनसंख्या दबाव कहते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जहाँ पर संसाधनों का और जनसंख्या का अनुपात आपस में बिगड़ जाता है तो उस स्थिति को जनसंख्या दबाव कहा जाता है। इस संबंध में टायूवर महोदय ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा है कि जनसंख्या के अधिक दबाव के कारण जनसंख्या और संसाधनों के बिगड़ने को जनसंख्या दबाव कहते हैं।
इसके अलावा एक क्लार्क महोदय हैं, उन्होंने भी कहा है, जनसंख्या दबाव उस समय उत्पन्न होता है जब मानव की संख्या और उसकी आवश्यकता तथा क्षेत्र विशेष के भौतिक व जो मानवीय संसाधन हैं उनके मध्य जो संतुलन होता है वह संतुलन बिगड़ जाता है। यानी मनुष्य और मनुष्य के आसपास जितने भी भौतिक तत्व हैं उन भौतिक तत्वों के मध्य जब संतुलन की स्थिति बिगड़ने लग जाती है तो इसको कहते हैं हम जनसंख्या दबाव की स्थिति। इसी क्रम में आगे अगर हम बात करते हैं तो मोबो गुंजे नामक विद्वान हैं, उन्होंने बताया था कि जनसंख्या दबाव जो है वो भूमि संसाधन, जनसंख्या और लोगों की आकांक्षाओं के मध्य होने वाली अंतःक्रिया के परिणाम होते हैं। इसे निम्नांकित कारकों की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। यानी जो जनसंख्या दबाव है वो भूमि संसाधन यानी जो जनसंख्या है और लोगों की जो आकांक्षाएं हैं यानी लोग हैं जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उसके मध्य जो अंतःक्रिया होती है, उसके मध्य जो बैलेंस निकल करके आता है उसे हम जनसंख्या दबाव के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। तो इसमें दो चीज़ें हैं जिनके माध्यम से हम समझ सकते हैं। एक तो है संसाधनों की उपलब्धता, अर्थात किसी भी क्षेत्र में कितने संसाधन उपलब्ध हैं और उनका गुणात्मक स्वरूप क्या है, यानी वो मनुष्य के किस काम में प्रयोग में आ रहे हैं, मनुष्य के लिए कितने यूज़फुल हैं या नहीं। सेकंड हम बात करें तो वो आता है जनसंख्या की आकांक्षाएं, उनकी सीमा और उनका स्वरूप। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य की कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं जिन्हें मनुष्य संसाधनों के माध्यम से उपयोग में लाना चाहता है, संसाधन के माध्यम से उनकी पूर्ति करना चाहता है, उन संसाधनों के उपयोग की सीमा क्या है, उनका स्वरूप क्या है आदि, ये जो सभी तथ्य हैं वो इसके अंतर्गत हम शामिल करते हैं। तो जो मोबे गुंजे हैं उन्होंने कहा कि संसाधन और जनसंख्या अगर दोनों कम हैं तथा आकांक्षाएं ऊंची होती हैं या फिर संसाधन तथा आकांक्षाएं कम हैं और जनसंख्या अधिक होती है तो जनसंख्या दबाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरीके से इस पूरे जो टॉपिक है इसमें हम बात करेंगे, मेनली जो हम बात करेंगे वो करेंगे जनसंख्या, किसी भी क्षेत्र में कितनी जनसंख्या है, उस जनसंख्या के अनुपात में उस क्षेत्र में कितनी मात्रा में संसाधन मौजूद हैं, मनुष्य कैसे उन संसाधनों का उपयोग कर रहा है, क्या मनुष्य की आकांक्षाएं उसके द्वारा पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, ये सभी तथ्य जो है वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत हम कई सारे फैक्टर्स को देखेंगे। जैसे सबसे पहले हमने बात करी जनाधिक्य, यानी किसी भी क्षेत्र में संसाधन तो कम है लेकिन उन पर डिपेंड रहने वाली जनसंख्या ज़्यादा है तो वो जनाधिक्य की स्थिति के अंतर्गत आ जाता है। तो जब हम जनाधिक्य के बारे में बात करेंगे तो पूरा देखेंगे इसके अंतर्गत कि जनाधिक्य की स्थिति किस किस रूपों में उत्पन्न होती है। इसके बाद जो स्थिति आती है वो आती है जनाभाव की स्थिति। जनाभाव की स्थिति के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो संसाधन है वो उपलब्ध है और किस तरीके से जो है उन संसाधनों का जो प्रयोग है वो किया जा रहा है और कैसे वो मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे अनुकूलतम जनसंख्या के बारे में, यानी कि अनुकूलतम जनसंख्या क्या होती है, अनुकूलतम जनसंख्या है क्या। तो जब अनुकूलतम जनसंख्या के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुकूलतम जनसंख्या वह होती है जो कि किसी भी प्रदेश विशेष में स्थित होती है, जो उस क्षेत्र विशेष में उपलब्ध कुल आर्थिक एवं सामाजिक संसाधनों के उचित उपयोग के अनुकूल हो। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी क्षेत्र में जितनी मात्रा में जनसंख्या मौजूद है वह जनसंख्या वहाँ उपलब्ध जो संसाधन है उनका भलीभांति प्रयोग कर रही है, उसके माध्यम से जो उस जनसंख्या है उसकी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति आसानी से हो रही है। आगे हम देखते हैं कि ऐसा माना जाता है कि अनुकूलतम जनसंख्या का तात्पर्य है कि अधिकतर जनसंख्या से संबंधित जो विभिन्न आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोण हैं उनके उच्च स्तर की उपलब्धता हो। यानी विभिन्न विद्वानों ने ऐसा माना है कि जो भी मनुष्य के लिए जितने भी संसाधन हैं जैसे कि भोजन, वस्त्र, मकान, ऊर्जा, शुद्ध जल, वायु उत्पादन हेतु कच्चा माल, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं, सांस्कृतिक तत्वों का पर्याप्त और अनुकूल मात्रा में उपलब्धता, ये सभी जहां उपलब्ध हैं वहां सभी जगह पर अनुकूलतम जनसंख्या पाई जाती है। यानी कि जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं वो मनुष्य की जब
सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिकतम उपयोग में आते हैं और इससे मनुष्य को उच्च स्तर पर जीवन स्तर की प्राप्ति होती है, तो वह अनुकूलतम आदर्श जनसंख्या कहलाती है। यानी जब संसाधन और जनसंख्या का बैलेंस आपस में होता है तो उसे हम अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं। अब हम बात करते हैं अनुकूलतम जनसंख्या की परिभाषाओं के बारे में। इसे विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। सबसे पहले हम अनुकूलतम शब्द की अगर बात करते हैं तो सन 1910 में विक्सेल नामक एक महोदय हैं, उन्होंने अनुकूलतम शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन अनुकूलतम जनसंख्या के लिए ऑप्टिमम पॉपुलेशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एडमंड कैनन ने किया था। इसको स्पष्ट करते हुए कैनन ने कहा था कि किसी क्षेत्र में उपलब्ध दशाओं के अंतर्गत व्यक्तियों की संख्या को अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं, जो उच्चतम जीवन स्तर कायम रखने में समर्थ हैं। यानी मनुष्य के लिए किसी भी क्षेत्र में जो भी संसाधन, जो भी दशाएं उपलब्ध होती हैं, जब वह इजीली मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही हैं तो वह अनुकूलतम जनसंख्या है। इसी क्रम में डाल्टन महोदय ने कहा है कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय देती है, यानी जिससे मनुष्य को आय पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जहाँ बेरोजगारी की समस्या नहीं होती। इसके बाद में कार्ल सैंडर्स महोदय ने कहा है कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो अधिकतम कल्याण उत्पन्न करती है, यानी जिसके माध्यम से जो मनुष्य का विकास है वो सबसे अधिक होता है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो बोल्डिंग के अनुसार वह जनसंख्या जिस पर जीवन स्तर अधिकतम होता है उसे हम अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं। इसके बाद में रॉबिन्स महोदय ने कहा है कि वे जनसंख्या जिससे अधिकतम उत्पादन संभव है अनुकूलतम जनसंख्या कहलाती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि विभिन्न विद्वानों के द्वारा बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं और इन परिभाषाओं का अगर हम निष्कर्ष निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, तो एक ही बात हमारे सामने आती है कि अनुकूलतम जनसंख्या वह जनसंख्या है जो उस क्षेत्र विशेष में निवासित व्यक्तियों की आय को अधिकतम दे, यानी अधिकतम आय मिले लोगों को, उनका आर्थिक विकास अधिक हो, इसके अलावा उनका जो जीवन स्तर है वह भी उच्च हो। ये तीन चीज़ें हैं, यानी उच्च अधिकतम आय, उच्च जीवन स्तर और उच्च आर्थिक स्तर जहाँ मनुष्य को प्राप्त हो रहा है वहाँ अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति उत्पन्न होती है। अब जो अनुकूलतम जनसंख्या है उस अनुकूलतम जनसंख्या को मापने के लिए विभिन्न प्रकार के मापदंड निर्धारित किए गए हैं, जिनके आधार पर ऐसा माना जाता है कि ये मापदंड जहाँ भी मौजूद रहेंगे वहाँ पर अनुकूलतम जनसंख्या जो है वो मौजूद रहेगी। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं GNP। इसमें देखा जाता है कि किसी भी क्षेत्र विशेष के जो कुल उत्पादन का आकलन है वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। इसके अंतर्गत यह जो GNP है वो उच्च स्तर की अनुकूलतम जनसंख्या का परिचायक है। लेकिन किसी भी क्षेत्र विशेष में जो निर्वासित जनसंख्या है उस निर्वासित जनसंख्या में व्यक्ति विशेष की प्रति व्यक्ति आय के अंतर का ज्ञान इसके द्वारा नहीं होता। यानी इसमें कुल उत्पादन को तो अनुमान लगा लेते हैं कि किसी भी क्षेत्र में कुल उत्पादन कितना है, लेकिन पर्टिकुलर हर व्यक्ति की जो अलग अलग प्रति व्यक्ति आय है उसका निर्धारण इसके द्वारा नहीं होता। तो जिन क्षेत्रों में सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP अधिक है वहाँ अनुकूलतम जनसंख्या मिलती है। सेकंड आता है पूर्ण रोजगार। किसी भी क्षेत्र में जहां मनुष्य को उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार की प्राप्ति होती है और लगभग सभी योग्य व्यक्तियों को रोजगार की प्राप्ति है तो वहां अनुकूलतम जनसंख्या का मापदंड है। तीसरा है उच्चतम जीवन स्तर। तीव्र आर्थिक विकास, उच्चतम आय और पूर्ण रोजगार प्राप्त क्षेत्र में सामाजिक और जो सांस्कृतिक जैविक आवश्यकताएं होती हैं वो भी मनुष्य की ऊंची होती हैं। तो मनुष्य जब इस उच्च जीवन स्तर की प्राप्ति में स्वास्थ्य अन्य सुविधाएं भी जो पूर्ण व्यवस्थाओं से मिलती है उसके द्वारा उसका जो जीवन स्तर होता है वह भी उच्चतम होता है। तो जिस क्षेत्र में मनुष्य को सभी सुविधाएं हाई लेवल की मिल रही हैं वहाँ जो है वो मनुष्य का जीवन स्तर उच्च होता है। इसके बाद आता है संसाधनों का पूर्ण उपयोग, यानी अनुकूलतम जनसंख्या है कहीं पर तो वहाँ पर जो संसाधन होंगे उसका मनुष्य के द्वारा
आसानी से विभिन्न प्रौद्योगिकी का यूज़ करके उपयोग किया जा सकता है। उस क्षेत्र में मनुष्य के लिए संसाधनों की कमी नहीं रहेगी। इसके बाद है जननांकीय संरचना। जननांकीय संरचना की अगर हम बात करते हैं तो जो अनुकूलतम जनसंख्या है उसमें आयु और लिंग ये सभी संतुलित अवस्था में होते हैं। जन्म दर और मृत्यु दर में भी संतुलन होता है और जनसंख्या वृद्धि जो रहती है वो स्थायी रहती है, यानी जितनी मात्रा में वहाँ संसाधन है तो अन्य सभी चीज़ें संतुलित अवस्था में रहती हैं। इसके बाद जो अगला है सिक्स्थ जो मापदंड है वो है प्रदूषण रहित विकास, यानी अनुकूलतम जनसंख्या जहाँ है वहाँ पे जलवायु और पर्यावरण प्रदूषण की जो मात्रा है वो काफ़ी कम पाई जाती है। इस संबंध में टेलर महोदय ने भी कहा है कि अनुकूलतम जनसंख्या का अधिकतम व्यय है जो पर्यावरण अथवा समाज या पोषण की कमी से व्यक्ति के स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाए बिना ही अनिश्चित काल तक कायम रह सके, यानी ऐसे क्षेत्र में मनुष्य का विकास हो जहाँ उसे पर्यावरण संबंधी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम जो है वो उसका सामना करना ना पड़े। तो इस तरीके से जनसंख्या संसाधन अनुपात के अंतर्गत हमने सबसे पहली टर्म पढ़ी अनुकूलतम जनसंख्या। ये जो अनुकूलतम जनसंख्या है ये जनसंख्या और संसाधन के मध्य बैलेंस यानी अनुपात को भलीभांति प्रकट करता है। इससे जो जनसंख्या और संसाधन और जो जनसंख्या का जीवन स्तर है वो उच्चतर होता है।